आपका जो लेसन है वो लेसन चेंज हो गया है। आज आपका लेसन है लेसन यानी कि फिफ्थ अध्याय 5 में लेसन फिफ्थ में क्या पढ़ना है? वंशागति का मेंडेलीय आधार। आपका जो लेसन है उसका नाम है वंशागति का मेंडेलीय आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या बोलोगे वंशागति और विविधता। ठीक है ना? तो वंशागति को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड डाइवर्सिटी। ठीक है? तो जो डाइवर्सिटी मीन्स होता है इसका मतलब होता है वैरायटी। क्या होता है? वैरायटी। ठीक है? मतलब इसका मीन्स ये हो जाएगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज। ठीक है? बहुत सारी जातियां, बहुत सारी वैरायटी, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। ओके, अब क्या विविधता है? तो बात करते हैं एनिमल्स। ठीक है ना? बात करते हैं एनिमल्स की। जो एनिमल होते हैं वो जहाँ पर रहते हैं, निवास स्थान पे, वेशभूषा में, रंग में, कलर में, बॉडी में, इस प्रकार से जो हर जीव जंतुओं में एनिमल्स में जो अंतर होता है, जो डिफरेंट होता है, उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। जीवों की में जो विविधता होती है किस प्रकार से होती है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जीवों की जो विविधता है अब वो क्या हो गई है? मीन्स इनहेरिटेंस, वंशानुगति या वंशागति। तो जो जीवों की विविधता है, जो जातियां हैं, वो अगली पीढ़ी में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? ठीक है? जैसे मान लीजिए मनुष्य हो गए, बहुत सारे जीव जंतु भी हो गए, तो उनके जो लक्षण होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं वंशागति और विविधता। ठीक है? तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि हम लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे। आप देखिए कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं नाम लिखा है जेनेटिक्स। इसको बोलते हैं आनुवांशिकता। इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको बोलेंगे आनुवांशिकता। कि इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इसको बोलेंगे आनुवांशिकता। ठीक है? क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। ठीक है? तो अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो इसमें लिखा है एक वर्ड और दो वर्ड। मैंने कहते शब्द को दो भागों में डिवाइड कर लिया। पहला आपका जो शब्द है वो है आपका जीन, और दूसरा आपका जो वर्ड है वो यानी कि टेक्स्ट। जीन्स क्या होते हैं? तो जो जीन्स होते मान लीजिए कि जो गुणसूत्र है यानी कि ये क्रोमोसोम्स है, ये आपका क्या है? ये आपका क्रोमोसोम्स है। ठीक है? इस क्रोमोसोम्स के ऊपर लगभग 3000 जीन्स पाए जाते हैं। तो ये जीन्स हो गए। अब इसमें लिखा है टेक। तो टेक मतलब होता है पॉइंट। एक पॉइंट के एक पॉइंट इस प्रकार के पॉइंट रखते हैं उनको बोलते हैं टेक। इसलिए बनता है जेनेटिक्स। क्या बनेगा? जेनेटिक्स इस प्रकार से बनता है तो उसको बोलते हैं आनुवांशिकता। ठीक है? अब आनुवांशिकता के क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके नियम हो जाएंगे। ठीक है? बात नहीं आ रही? आगे देख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है।
शब्द होता है, जो आपका वर्ड है, जेनेटिक्स जो वर्ड है, इस शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? डब्ल्यू वॉटसन ने की थी। 1905 में जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में 1905 में की थी। ठीक है, अब ये जो जीन देख रहे हैं, जीन की उत्पत्ति किसने की शब्द की? वो की थी आपकी जीन जोहानसन ने की थी 1909 में। 1909 में जीन शब्द की उत्पत्ति जोहानसन ने की थी। इस प्रकार से आगे बात करते हैं, आगे आप देख लीजिए। अब बात करते हैं कि जेनेटिक्स की। ठीक है, अब बात करते हैं जेनेटिक्स। ठीक, तो आपने अभी शब्द को समझा है, पहचाना है। जो आनुवंशिकता होती है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहन मेंडल। ये कौन है? ये आपके वैज्ञानिक हैं ग्रेगर जोहन मेंडल। यानी कि आनुवंशिकता के पिता कौन हैं? तो आनुवंशिकता के पिता हैं ग्रेगर जोहन मेंडल। इन्होंने क्या किए? इन्होंने निकाले हैं मेंडल्स लॉ। क्या निकाले हैं? इन्होंने निकाले हैं मेंडल्स लॉ, यानी कि मेंडल के नियम। ठीक है, तो मेंडल के जो नियम है, जो रूल है, क्या है? जो रूल्स हैं वो कितने हैं? वो है 3 रूल्स। कैसे इंपॉर्टेंट हैं? कैसे हैं? इंपॉर्टेंट हैं। 3 जो मेंडल नियम निकाले हैं वो। अब बात करते हैं ग्रेगर जोहन मेंडल का जो जन्म है, वो जन्म हुआ है 1822 से लेकर के 1884। यहाँ ये पैदा होते हैं और यहाँ पे भी क्या हो जाती है? यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। ग्रेगर जोहन मेंडल की यहाँ पर डेथ हो जाएगी। तो ग्रेगर जोहन मेंडल ने, ठीक है, 1865 में आनुवंशिकता की नींव डाली। ठीक है, इन्होंने अपना जो रिसर्च वाला पार्ट होता है आनुवंशिकता के नियमों की, यानी कि इन्होंने शुरुआत कर दी थी 1865 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? मेंडल ने अपने जीवन में अपने नियमों की पूर्ति करने के लिए एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है, बुक नेम द एनुअल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रूम। ग्रेगर जोहन मेंडल ने अपनी बुक लिखी है द एनुअल प्रोसीडिंग्स इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रूम। ब्रून क्यों? क्योंकि यह ग्रेगर जोहन मेंडल ब्रून शहर में रहते थे। ब्रून शहर में रहते थे, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट है और क्रिश्चियन परिवार के सदस्य हैं। कौन? ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल ने अपने जीवन में क्या किया? अपने जीवन में क्या किया? इन्होंने पाइसम सटाइवम, इन्होंने क्या किया? पाइसम
सटाइवम यानी स्वीट पी, इसको बोलते हैं स्वीट पीस। स्वीट पीस यानी कि जो मटर होती है, मटर के पौधे पर यानी कि प्लांट पर, मटर के पौधे पर यानी कि प्लांट पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, क्या किए? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसके पौधे पर। जो मटर की फली हम लोग खाते हैं ना, उसकी बात हो रही है, या उसको गार्डन पी बोलते हैं, स्वीट पी बोलते हैं। तो मटर के पौधे पर, प्लांट पर इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनकी 1884 में डेथ हो जाती है। ठीक है, ये मर जाते हैं। इसका क्या होता है? आफ्टर 14 years, आफ्टर 14 years 40 साल के बाद वैज्ञानिक आते हैं। कौन से वैज्ञानिक आते हैं? हुगो डी ब्रीज, हुगो डी ब्रीज, शेरमार्क और कोरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? टी साइलेंट है, शेरमार्क और कोरेंस। हुगो डी ब्रीज, शेरमार्क और कोरेंस, ये तीनों वैज्ञानिक क्या करते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल की बुक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लोग बुक पढ़ते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जो नियम निकाले थे, जो रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट इन तीनों वैज्ञानिक मिलकर के निकाला। तो तब से इन्होंने क्या किया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्या किया? फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि यह आनुवंशिकता के पिता हैं, क्योंकि इन वैज्ञानिक ने इनकी नियमों की पुष्टि करनी थी। ठीक है, जो नियम निकाले थे उनकी क्या करनी थी? पुष्टि करनी थी। इसकी वजह से क्या हुआ? इनको नाम दे दिया, एक उपाधि दे दी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया निवासी। एक होता है ऑस्ट्रेलिया और एक होता ऑस्ट्रिया, मतलब ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। और इसमें जो शहर आता है, जो सिटी आती है, वो आती है आपकी यानी कि ब्रून। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है? आपका ये इंट्रोडक्शन है, किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ते हैं, जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, आनुवंशिकता को पढ़ते हैं, फादर ग्रेगर जॉन मेंडल। इस प्रकार से इनका जो है इंट्रोडक्शन है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं आगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने जीवन में यानी कि मेंडल्स लॉ यानी कि कितने इंपॉर्टेंट आपके जो लॉ है वो आपके 3 लॉ हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो पहला इनका लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेगेशन एंड
प्यूरिटी गेमेट्स, इसके नाम से भी बुलाते हैं प्यूरिटी गेमेट्स। और थर्ड आपका है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। इंडिपेंडेंट assortment, ओके। तो ये आपके क्या होगा, ये आपके 3 लॉ हो गए, इनको आपको पढ़ना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये हर बार एग्जाम में आते हैं पूछने के लिए, लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, इसलिए आप इन सभी को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो जो डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावी, क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रभावी लक्षण, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात आपकी होती है यहां तक कि अप्रभावी लक्षण। तो आप इन दो शब्दों को समझ लें कि प्रभावी क्या है और अप्रभावी क्या है। जो प्रभावी होता है वो होता है डोमिनेंट, ठीक है। जो अप्रभावी होता है वो होता है आपका रिसीव कैरेक्टर लक्षण। जो डोमिनेंट है उसको क्या बोलेंगे, डबल कैपिटल आर, और जो रिसीव होता है उसको बोलेंगे डबल स्मॉल आर। जो डबल कैपिटल आर है इसको बोलेंगे यानी कि रेड, और जो डबल स्मॉल आर है इसको बोलेंगे व्हाइट, ठीक है। क्या हो गया, कलर, ओके। अब मान लीजिए यहां पर आप देखिए, जैसे हम आपको बता दें कि एक तो होता है फादर, एक होते हैं फादर, एक होते हैं मदर। इन दोनों में क्रॉस करा दिया जाए, इन दोनों में क्या करा दिया जाए, इन दोनों में क्रॉस करा दिया जाए, तो फादर के जो क्रोमोसोम होते हैं मीन्स ये इस प्रकार से, और हमने क्या किया, इसको खाली छोड़ दिया पहचानने के लिए, हमने खाली छोड़ दिया। मदर का जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए दिख रहा है, और फादर का जो क्रोमोसोम है गुणसूत्र है इसमें डीएनए नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों में क्या होगा, क्रॉस होगा। देख लीजिए इस प्रकार से, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्रॉस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक नया गुणसूत्र बनेगा, इस प्रकार से ये बन गया। अब देखना ये है कि ये तो जो गुणसूत्र है इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आप डीएनए देख रहे हैं, ये डीएनए भरा है, ठीक, और डीएनए इसमें भी भरा है, समझ रहे ना। तो हमने ये देखा कि मदर के जो गुणसूत्र हैं इन 3 खंडों में तो भर गया, लेकिन इसमें नहीं भरा है ना, ये खाली है ना, ये खाली पॉइंट, इसका नाम होता है सेंट्रोमियर, इसका नाम होता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। जो बीच में पॉइंट रहेगा, जो दोनों खंडों को ऐड करके रहता है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रभावी लक्षण क्या होता है और अप्रभावी लक्षण क्या होता है, ये आपको बता रहे हैं। तो आपने भी देखा कि 3 खंडों में डीएनए आपको दिख रहा है, ये इसका नाम हो जाएगा यानी कि डीएनए, इसका नाम हो जाएगा यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है। तो 3 खंडों में क्या, मदर का डीएनए एक खंड में खाली है, हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि 75% मदर के लक्षण हैं और 25% किसके हैं, फादर के लक्षण हैं, ठीक है। तो हम इससे क्या सिद्ध करेंगे, इससे सिद्ध ये करेंगे कि ज्यादा लक्षण किसके हैं, मदर के। तो मदर कैसे होगी, मदर हो गई डोमिनेंट, मदर कैसे हो गई, डोमिनेंट हो गई, और फादर लक्षण कैसे हो गए, वो होगा आपका रिसीव। ये हो गया आपका रिसीव कैरेक्टर, ये हो गया आपके क्या हो गए, ये होगा आपका रिसीव कैरेक्टर हो गए। तो इस प्रकार से हम
मदर के लक्षण ज्यादा थे, इसलिए मदर क्या हो गई, प्रभावी लक्षण हो जाएंगे। और जो आप देख रहे हैं जो अपहरण लक्षण है, रिजिड कैरेक्टर है, वो कैसे वो छिप गए, यानी कि कम प्रेजेंट हुए। तो इस प्रकार से आपने इस चीज को सीख लिया है कि कौन प्रभावी होता है और कौन अप्रभावी होता है। इस प्रकार से क्या होगा, ये होगी बात। आगे बात करते हैं और भी। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पेड़ पौधा लंबा है, मान लीजिए लॉन्ग प्लांट, ठीक है, क्या है, लॉन्ग प्लांट, तो उसके लिए डबल कैपिटल टी का प्रयोग किया जाता है। और मान लीजिए जो ड्रॉप प्लांट है, जो ड्रॉप प्लांट है उसके लिए डबल स्मॉल टी का प्रयोग किया जाता है। बौना, लंबा, आप लंबी चीज देख रहे हो, लंबे आदमी को देख रहे हो, लंबे पेड़ को देख रहे हो, तो उसके जीन क्या होंगे, उसके जीन होंगे डबल कैपिटल टी। अगर आप छोटे पौधे को देख रहे हो, छोटे आदमी को देख रहे हो, बौने रूप में देख रहे हो, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डबल स्मॉल टी, यानी कि जीन। ये जीन कहलाते हैं, ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, जीन कहलाएंगे। अब मान लीजिए इस प्रकार के अगर लक्षण हैं तो उन्हें क्या बोले, इसको बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। और इसे इसको भी बोलेंगे होमोजाइगस, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सेम कैरेक्टर हैं। मीन्स अगर मान लीजिए इसमें एक बड़ा हो जाए, यहाँ पे एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेटेरोजाइगस। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस, ठीक है, क्योंकि ये असमान हो गए, बराबर नहीं है, एक बड़ा छोटा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पौधा आपने ले लिया, ये एक छोटा पौधा ले लिया, ठीक है ना, तो ये बराबर है क्या, नहीं है ना। तो ये बड़ा जो है, वो बड़ा पेड़ है, पौधा है, तो कैपिटल टी से करेंगे प्रदर्शित। ये छोटा पौधा है, इसको स्मॉल टी से करेंगे प्रदर्शित। तो ये कैसे हो गए, ये होगा आसमान हो गए। कैसे हो गए, ये आसमान कैरेक्टर लक्षण हो गए। अब मान लीजिए दूसरी बात देखिए, दूसरी बात में क्या है, अगर यहाँ पे दो पेड़ पौधे हैं, इस प्रकार से दो पौधे हैं, आप देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, तो क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे होमोजाइगस बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, यानी कि ये समान कैरेक्टर हो गए। इसे क्या बोलेंगे, समान कैरेक्टर बोलेंगे। इस प्रकार से आपने जो कैरेक्टर होते हैं मनुष्यों में और पौधों में, जंतुओं में, इस प्रकार से जिनकी जो क्रॉस हुए हैं, मेंडल साहब ने जो भी नियम निकाले हैं, हर एक की पूर्ति करके सारे नियमों की पूर्ति की। इस प्रकार से आज उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। सबसे कठिन जो टॉपिक है बायो में, वो आपका है यानी कि जेनेटिक्स मीन्स कैरेक्टर। जो लक्षण, मतलब जो लक्षण मान लीजिए इस प्रकार से क्या करना है, उन्होंने क्या कहा है, इसकी डेफिनेशन आप सुन लीजिए एक बार। ये लिखा है वंशावृद्धि, ठीक है। इसकी जो परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। देखिए, जीवधारी के जो लक्षण, जीवधारी के जो लक्षण एक पीढ़ी से, देखो यहाँ पे लिख दें आप लोगों को, जीव धारी के लक्षण, जीवधारी के लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनरेशन में स्थानांतरण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं
वंशानुगत लक्षण। क्या बोलेंगे? वंशानुगत लक्षण बोलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि एक पीढ़ी, मान लीजिए एक पीढ़ी का निशान ये है, एक मान लीजिए ये है, एक मान लीजिए ये है, ठीक है, और एक मान लीजिए ये है। तो इस प्रकार से क्या है ये, इस प्रकार से ये कैरेक्टर हो गए, यानी कि ये पीढ़ियां। आप समझ रहे हैं? दिखाई दे रहा है आपको? जीवधारी के लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशानुगत लक्षण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? परिभाषा पे नोट कर लेना, डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? देख लीजिए कि ये पीढ़ी ये इसके लक्षण यहाँ पे जाएंगे। जीवधारी के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, उसे बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण, यानी कि वंशानुगत लक्षण, जो वंश के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे हम हैं या आप हैं, हमारे जो माता पिता हैं, मीन्स हम उनकी संतान हैं, तो हमारे अंदर उनके लक्षण प्रेजेंट हैं, या जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें लक्षण को दिखाई देंगे। इस प्रकार से जीवधारी के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में, आने वाली हर पीढ़ियों में वो लक्षण कैरेक्टर ट्रांसफर होते रहते हैं, उसे बोलते हैं वंशानुगत लक्षण। अगर इनके कारणों को, इनके प्रयोगों को बोलते हैं आनुवांशिकता, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। अगर हम लोग रिसर्च करेंगे, प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं आनुवांशिकता। अगर आप बात करेंगे लक्षणों की, मीन्स कैरेक्टर की, जो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको बोलते हैं मीन्स वंशानुगत लक्षण। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो लक्षण होते हैं उन्हें बोलते हैं मीन्स वंशानुगत। जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो जाते हैं। तो आप मेरी भाषा को समझ चुके होंगे कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस लेसन में यही चीज पढ़ेंगे कि माता पिता के लक्षण आने वाली पीढ़ियों में जाते हैं। आप मेरे समझ रहे हैं ना कि माता पिता के लक्षण आने वाली पीढ़ियों में, संतानों में जाते हैं। जब जाते हैं जब माता पिता में सेक्स क्रिया होती है, उनसे उत्पन्न जो बच्चे होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? जैसे कान, नाक, होंठ, गाल, माथा, इस प्रकार जो लक्षण होते हैं, जो मार्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होते हैं, वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना? इससे पहचान हो जाती है कि हम अपने माता पिता की संतान हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है। ऐसे पेड़ पौधों में होता है, जो पेड़ पौधों की जो मीन्स कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, वो अगले पेड़ पौधों में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है? तो मेंडल ने हमें यही समझाया है, यही पढ़ाया है कि माता पिता के लक्षण अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, ये स्थानांतरित हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हम अपने माता पिता की संतान हैं। आपको बात पहले समझ में आ चुकी होगी। सेकेंड पॉइंट सुन लीजिए, उसके बाद थोड़ा ऑफ कर देंगे, नेक्स्ट पढ़ाएंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या है? अभी जैसे आपने पढ़ा कि माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है? आपको कह रहे हैं कि एक पीढ़ी माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षण अगर पहली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, माता पिता के लक्षण अगर पहली पीढ़ी में नहीं जाते हैं या नहीं गए, तो अगली पीढ़ी में जाएंगे जरूर, 100%। ठीक है ना? अगर माता पिता के लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं गए तो नेक्स्ट पीढ़ी में जाएंगे जरूर। अगर नहीं गए तो ये बेकार है, ये आनुवंशिकता किसी काम की नहीं है। ये मेंडल ने खुद बताया है, ना कि हम बता रहे हैं। हम तो आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसका मैनर्स क्या है, इसके कैरेक्टर क्या है। तो अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, तो उसे वंशानुगत लक्षण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर इसके एक पीढ़ी के
जाएंगे। ये आपका नियम है। आप जब आपके नियम शुरू हो जाएंगे कल से तो आपको हम सिद्ध करके बता देंगे ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर नहीं हुआ तो अनुमानित का कोई काम ही नहीं, बेकार है। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके लिए एक और काम बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो YouTube माध्यम से आपको जो स्टडी मिल रही है, जो वीडियोस मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, प्लीज़ माय YouTube चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। आप शेयर करोगे तो हमारी पढ़ाई हुई वीडियोस आपको जरूर मिलेगी। ठीक है ना, इसको लाइक जरूर करना। और अगर आपको कोई समस्या होती है कमेंट करें, पूछ लें कि क्या है आपका ये ऐसे यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा 70 नंबर का जो पेपर होता है आपका, ये जो अनुमानित का पढ़ रहे हो तो 20 नंबर का आता है। सबसे ज़्यादा यही आती है। इतने क्रॉस दिए गए हैं, मैं आपको एक एक क्रॉस क्लियर कराऊंगा या कराएंगे, आपको हर एक चीज़ बताएंगे। ठीक, इस प्रकार आप हमसे जुड़े रहें और लोगों पर ये हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।